आज हम आपको मिलवाने जा रहे हैं कर्नल डॉक्टर विक्रम सिंह ग्रेवाल से, जो आर्मी मेडिकल कोर में जयपुर में तैनात हैं और कारगिल में इन्होंने अपनी सेवाएं दी हैं और बहुत सारे अनुभव इनके पास में हैं। कर्नल विक्रम सिंह ग्रेवाल, स्वागत है आपका आकाशवाणी के स्टूडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे लिए बहुत गर्व की बात है कि मैं आज यहाँ पर आपसे ये मुलाकात और ये बात कर सकता हूँ। मैं आर्मी मेडिकल कोर में पिछले 27 साल से सेवा कर रहा हूँ और मैंने अपनी ग्रेजुएशन आर्म्ड फोर्सेस मेडिकल कॉलेज पुणे से की है और वहीं से मैंने अपनी एमडी कम्युनिटी मेडिसिन में करी है और बाद में मैं वहीं पर प्रोफेसर रहा था। उसी दौरान 97 से 2000 के बीच में मैं एक पैराशूट बटालियन यानी कि छाताधारी बटालियन के साथ मैं एक रेजिमेंटल मेडिकल ऑफिसर की ड्यूटी कर रहा था। उस दौरान में मैंने अपनी टेन्योर में सियाचिन ग्लेशियर और कारगिल की लड़ाई में मैंने अपना काम किया था। आपका जो फौज में आने का फैसला था, ये अनायास हुआ फौज में आना या पहले से कोई बैकग्राउंड था पारिवारिक कि भाई फौज में ही जाना है? देखिए जी, दोनों तरीके की बातें हैं। आई एम अ 4th जनरेशन, मैं चौथी पीढ़ी हूँ फौज में। मेरे परदादा, दोनों दादा, मेरे फादर, चाचा, मामा सब फौज में रहे हैं। तो एक आकर्षण तो था कि इससे अच्छी ज़िंदगी कोई नहीं हो सकती सेवा के लिए, और उसी के साथ मेरा एक डॉक्टर बनने का भी लक्ष्य था। तो दोनों ये चीज़ें मेरी आर्म्ड फोर्सेस मेडिकल कॉलेज ने पूरी की कि मैं एफएमसी में जा सकता हूँ और वहाँ से फौज में सेवा भी कर सकता हूँ डॉक्टर बन के। कारगिल में आपने मेडिकल ऑफिसर के तौर पे काम किया। बिल्कुल। कैसे अनुभव रहे? एक वो कहते हैं ना, लाइफ डिफाइनिंग एक्सपीरियंसेस, तो ज़िंदगी को बदल देने वाले एक्सपीरियंसेस। ऐसे मेरा एक्सपीरियंस कारगिल में मैंने अनुभव किया जब मैंने अपनी पैराशूट बटालियन के साथ, उनके साथ ग्लेशियर में और फिर बाद में कारगिल में घमासान लड़ाई जो हुई थी उसमें हिस्सा लिया मैंने। तो ये मैं कहूँगा कि मेरे लाइफ का एक बहुत इम्पॉर्टेंट हिस्सा रहा है और रहेगा। आपको कब लगा कि अचानक से लड़ाई छिड़ गई? आप उस समय वहीं आपके आसपास तैनाती थी? हाँ जी, हम ग्लेशियर में अपना टेन्योर पूरा कर रहे थे 2 साल 99 में जी। और हम तैयार थे कि अपना टेन्योर पूरा करने के बाद हम वापस अपने पीस लोकेशन में या ट्रेनिंग के लिए चले जाएंगे जी। लेकिन हालात कुछ ऐसे हुए बने कि हमें पता लगा कि दुश्मन कई इलाकों में घुसा पड़ा है अपनी छल से। तो हमको फिर टास्क किया गया कि उन जगह को खाली करवाओ। तब तक हमें अंदाज़ा नहीं था कि इतना बड़ा ये इनकर्शन है, इतनी बड़ा तरीके से घुसे हुए हैं। पर धीरे धीरे हमें समझ में आ गया कि टास्क बहुत ज़्यादा बड़ा है और इंडियन आर्मी को अपना डट के उनको काम करना पड़ेगा। एक बड़ा एक्शन लेना पड़ा। बहुत बड़ा एक्शन था, तो उसमें अपना हिस्सा दिया और सक्सेस पाई। कर्नल डॉक्टर विक्रम सिंह ग्रेवाल, आप एक मेडिकल ऑफिसर हैं और सेना में अलग अलग तरह का आपका अनुभव रहा है। डॉक्टर होने के नाते जो आपके सामने चैलेंजेस थे कारगिल में, कि इतने जवान घायल होकर आपके पास आ रहे थे, उनको ट्रीटमेंट करना एक बड़ा चैलेंज था, जबकि सारी परिस्थितियां हमारे विपरीत थी, मौसम बहुत अनुकूल नहीं था। तो जो चुनौतियां आपके सामने आई जब आपने जवानों का इलाज किया, वो कैसे रही? बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं आप। चुनौतियां तो बहुत ज़्यादा गंभीर हालात थे जी। और एक तो 2-3 चीज़ें आप मत भूलिए, ऊंचाई, टेम्परेचर और दुश्मन की गोलाबारी। ये तीनों परिस्थितियों में आर्मी मेडिकल कोर के जितने मेरे साथ अलग अलग बटालियन में डॉक्टर बैठे हुए थे, सबके पास यही परिस्थितियां थी। और जब कैजुअल्टीज हमारे पास आती थी, या तो गोलाबारी से स्प्लिंटर इंजरी आती थी या किसी को गोली बजती थी, तो उनका इलाज करना, उनको ज़िंदा रखना, ताकि हम उनको एक हालात में, एक पीछे हमारे सर्जिकल सेंटर्स होते हैं जी। तो वो सर्जिकल सेंटर तक उनको पहुंचाया जाए, उनकी जान तब तक बचा के रखना, फर्स्ट एड दे के, लाइफ सेविंग प्रोसीजर्स करके, ये हमारे को काम करना होता था। और काफ़ी टाइम खुले में, पत्थरों के नीचे और अंडर एनिमी फायर, और रात भर आप रखना होता था, क्योंकि मॉर्निंग में जो इवैक्यूएशन होती है वो हेलीकॉप्टर से होती थी। तो अर्ली मॉर्निंग तक हमको कैजुअल्टी अपने पास बरकरार और उसको एकदम सेफ और महफूज रखना होता था। इट वॉज अ बिग चैलेंज, बट यस, वी केम थ्रू दैट। आपकी कई सफल कहानियाँ अखबारों में, मैगजीन्स में छपी हैं, कई किताबें छपी है उस पर। हाँ जी। कि आपने लगभग 75 जवानों की जान बचाई और वो सारे के सारे जीवित रहे। हाँ जी, हाँ जी। आपको ये विश्वास था कि आप जो ट्रीटमेंट दे रहे हैं
और वो बिल्कुल सफल होगा और आप जान बचाने में कामयाब हो जाएंगे? विश्वास नाम की चीज उस टाइम पे नहीं, अपने आप में बिलीफ लानी पड़ती है, अपने अंदर से एक दृढ़ निश्चय करना पड़ता है कि जो मुझे सिखाया गया है वो मैं करता रहूं, बाकी ऊपर वाला देखेगा। क्योंकि ऐसा है कि जो हालात हैं उसमें आप जो मेडिकल एड दे सकते हैं वो आप उतना ही कर सकते हैं। आप अपनी जान लगाते हैं और वही करते हैं ताकि उसके वाइटल स्टेबल रहें, स्टेबलाइज रहे, इंडिविजुअल इवैक्यूएट होने तक आप उसकी जान बचा सकते हैं। बाकी ऊपर वाला ज़रूर मालिक होता है। और उसमें सबसे बड़ी बात आप यहाँ ध्यान रखिए कि जहाँ जहाँ पर आप डॉक्टर होता है उस पलटन का, वो ग्रुप ऑफ जवानों का जो मोराल है डॉक्टर को देख के ही बहुत ऊंचा हो जाता है। मतलब आप मानिए मेरे सामने ऐसी हालात में लोग आए हैं, किसी का कोई टांग उड़ गई है, किसी को और बुरी गंभीर तरीके से चोटिल हुआ है, लेकिन उसके साथ वाला भी और वो भी बोलेगा अब डॉक्टर साहब के साथ आगे अब कुछ नहीं होगा। जी हाँ। वो आप में एक और डर बिठा देता था कि मैं कहीं इनको लेट डाउन ना कर दूं। सो इट इज़ द इंडियन जवान इज़ ग्रेट। वो यानी आम भाषा में जो हम कहते हैं कि डॉक्टर भगवान के समान होता है, वहाँ मुझे लगता था जी जैसे कि जो जवान जिस तरीके से आपकी तरफ देखते हैं जी कि जैसे कि आप बहुत ही बड़े अस्पताल में वहाँ बैठे और पूरी सर्जरी आप वहीं कर दोगे और बिल्कुल ठीक हो जाएगा, वो आपसे ऐसी उम्मीद रखता है और आपको उस पर उतरना पड़ता है। कभी ऐसा हुआ कि बहुत ज़्यादा कैजुअलिटी रही और बहुत ब्लड बह गया, ऐसे में कुछ और तरह की चुनौतियां जैसे दवाइयाँ नहीं रही हो हाँ या जी, ब्लड नहीं मिला हो, किस तरह से जान बचाने की ब्लड कोशिश? हम उस सिचुएशन में नहीं देते। हम ब्लड लॉस जो होता है उसमें हम ये उम्मीद करते हैं कि उसका फ्लूइड रिप्लेसमेंट कर दें। तो हमारे पास चुनौतियां शुरू शुरू में जब अटैक में हम गए तो हमारे पास दवाइयाँ ख़त्म हो गई, ड्रेसिंग्स ख़त्म हो गई, लेकिन जैसे जैसे हम एरिया पकड़ते जाते थे वो पूरा सामान पीछे से हेलीकॉप्टर के द्वारा हमारे तक अवेलेबल हो जाता था। दवाइयाँ, ड्रेसिंग्स, इंजेक्शंस, आईवी फ्लूइड्स, स्प्लिंट्स, स्ट्रेचर्स, जो इवैक्यूएट हो गए उनके लिए वो रिप्लेनिशमेंट होती रहती है। अपना कार्रवाई करते रहनी पड़ती है कंटिन्यूसली, बट वो पीछे से रिप्लेनिशमेंट होती रहती है। जब भी युद्ध काल होता है तब देशभक्ति गीतों से हम उस जज्बे को कायम रखने की कोशिश करते हैं कि हम देश के प्रति समर्पित रहें। हाँ ऐसे कौन से गीत आपको याद हैं जिसे आप सुनना चाहेंगे अभी? हाँ, बहुत अच्छे लगते हैं कई गीत, और जब सुनते हैं तो लगता है कि हाँ यार, एक जोश की फीलिंग आती है कई गीतों में। उस टाइम पे जब हम थे कारगिल की लड़ाई में तो बॉर्डर पिक्चर का वो संदेशे आते हैं गाना आया था, वो हमारे जवान बहुत सुनते थे। अच्छा। तो वो सुन सुन के इतना अच्छा लगने लग गया कि जब भी मुझे वो गाना सुनता हूँ तो मुझे उस टाइम की याद आती है, कारगिल याद आ जाता है। कारगिल याद आता है। कर्नल विक्रम सिंह ग्रेवाल, जब भी हम युद्ध काल में होते हैं, आप खुद कारगिल में थे, जवानों की बहुत सेवा कर रहे थे, ऐसे में आपको भी परिवार की, घर की याद आ रही होगी, मैसेज मिल रहे होंगे, किस तरह का माहौल था, परिवार का सपोर्ट कैसा था? मैं आपको बताया है कि मैं एक फौजी का बेटा था जी। और उस टाइम मेरे फादर भी फौज में ही सर्व कर रहे थे। अच्छा। हाँ जी। तो अच्छा, ये उस टाइम एसटीडी सैटेलाइट फ़ोन वगैरह कहीं नहीं कोई थे। कोई सेवा, कोई तरीका नहीं था बात करने का। जी। और जिस इलाके में हम पहुंच गए थे तो वहाँ से कोई कम्युनिकेशन घर तक तो इम्पॉसिबल थी, मुश्किल थी। तो जैसे कि मेरे फादर साहब ने 65 की लड़ाई में, 71 की लड़ाई में हिस्सा लिया है, वो उसी भरोसे पे चलते थे कि सब ठीक है, हम भी सब ठीक है। कोई ना चिट्ठी का माध्यम था ना कुछ। कोई जो नीचे जा रहा होता था लड़का, जैसे इवैक्यूएट हो गया या उसको हमने भेज दिया, तो उसको मैं बोल देता था कि घर पे फ़ोन करके, नीचे तो एसटीडी थी जी। घर पे फ़ोन करके बोल देना भाई सब ठीक ठाक है। अच्छा। तो वो ऐसे ही चलता था काम, सबका ऊपर से ऐसे ही चलता था कि नीचे जाके सबको फ़ोन करके बोल दो सब ठीक ठाक है। नीचे हमारे जो यूनिट के बेस में जो लोग बैठे हुए थे उनको मैसेज दे देते थे कि यार 2-3 दिन बाद बता दिया करो सब ठीक ठाक है। ऐसे ही चलता है और ऐसे ही चलना चाहिए। ज़्यादा फ़ोन वोन करने से सब कुछ बिगड़ता है काम। उस समय ज़्यादा इमोशनल नहीं होना चाहिए, टाइम नहीं होता आपके पास और आपको इसकी ज़रूरत नहीं होती उस टाइम पे कि आप कंटिन्यूसली घर वालों से रख के अब कि मैं अब ये कर रहा हूँ, अब ये कर रहा हूँ। जी जी। वो सिक्योरिटी का भी जो इशू है वो भी अलग बात है। तो आप अपनी ड्यूटी करते रहिए।
कारगिल में जो हमारे सामने सबसे बड़ी चुनौती थी कि हमारा जो शत्रु था वो हमसे ऊंचाई पर था हाँ जी। और हम नीचे थे, हाँ इसलिए जी। थोड़ा सा अंडर आर्म्स में थे हाँ कि जी। भाई किस तरह से हम उसको सामना करेंगे। हाँ जी। ऐसे कई मौके आए होंगे जब बिल्कुल। हमने दुश्मन को पकड़ा हो हाँ। और उनके घायल सैनिकों का भी शायद हमको ट्रीटमेंट हाँ करना जी। पड़ा हाँ हो। जी। हाँ जी। ऐसा कोई वाकया याद है जब आपको ऐसी कोई घटना हुई कि शत्रु का कोई सिपाही, हाँ। कोई सैनिक आपके पास में पकड़ा गया और आपने उसका ट्रीटमेंट किया? हाँ जी, पहली बात आपकी जो थी ऊंचाई, ये मैं समझता हूँ, मैं बाकी सेनाओं के बारे में नहीं बात कर सकता, बट ये सिर्फ इंडियन आर्मी का जवान है जो ये काम करके दिखा सकता है, और उसने करके दिखाया, और ये दुश्मन को समझ में आ गया था कि ये छोड़ेगा नहीं। आप हमारे जवान की जो दृढ़ निश्चय और जो डिटर्मिनेशन और जो हमारे यंग ऑफिसर्स की लीडरशिप थी उस टाइम पे, वो अगर आप देखते, क्योंकि मैंने तो फर्स्ट हैंड देखा है, जी। उन्होंने कोई ऊंचाई को ऊंचाई नहीं समझा। वो चढ़ के ऑब्जेक्टिव उनकी आंखों में बचा हुआ था कि ये तो हमने लेके ही देना है, और दुश्मन को जब ये समझ में आने लगी बात, तो वो घबरा के भागना भी शुरू किया। क्योंकि एक बार जब आपने बोला है कि हमने ये लेके ही रहना है, चाहे जो मर्जी हो जाए, चाहे जान पे बन पड़े, जी। तो कोई लक्ष्य डिफिकल्ट नहीं होता। जी। ये मेरा ऑब्जर्वेशन था। और रही बात, आपने कहा प्रिजनर्स ऑफ वॉर, हाँ जी, हमने, हमारी यूनिट ने 3 प्रिजनर्स ऑफ वॉर पकड़े थे। जी। और वो उसमें से 2 चोटिल थे, एक को थोड़ी ज़्यादा चोट थी, एक को थोड़ी कम थी, और वो भागते हुए पकड़े गए थे। तो उनका, वो हम पकड़ के हमारे पास लाए गए थे, तो मैंने, जो चोटिल वाले लोग थे उनका मैंने इलाज किया। और एक आपको बताता हूँ उस टाइम का जो फीलिंग थी कि जब मैं उनका इलाज कर रहा था, तो लोग काफ़ी गुस्सा थे, लोग मतलब मेरे ही यूनिट के लोग आके मुझे बोल रहे थे कि आप इसका इलाज क्यों कर रहे हो, ऐसा एक सवाल उठा, क्योंकि सेंटिमेंट्स बहुत हर्ट थे, बहुत गुस्सा था एनवायरनमेंट में कि ये सब क्या इनकी वजह से ही तो हुआ है। तो मेरा एक ही जवाब था, देखो कि मैं एक डॉक्टर हूँ, पहले डॉक्टर हूँ और फिर एक फौजी हूँ, ये मेरी ट्रेनिंग डॉक्टर की है। जी। और दूसरी बात है, जो मेरे सामने ये जवान है, ये भी किसी फौज का जवान है, हारा हुआ आदमी है, सरेंडर्ड आदमी है, आपके शरण में है। जी। तो मेरी ड्यूटी बनती है, और हमारे फौज की उसूल भी रहे कि मेरी ड्यूटी बनती है उसका इलाज करना। इसमें कोई शक नहीं है मेरे को, ना मुझे कोई दो राय है, ना मैं किसी की कुछ सुनूंगा। जी। तो मैंने उनका इलाज किया और उनको दवाइयाँ दी, पट्टियाँ की, उनको फ्लूइड्स दिए, जब तक कि वो पीछे कैद में, पीछे हमारे बेस में उनको शिफ्ट नहीं हो गए। जी हाँ। तो ये मेरा कर्तव्य था। मेरे पास करीब वो 24 घंटे के करीब थे, तो उनको मैंने दवाइयाँ दी थी। इस घटना से एक बात ये साफ तौर पर साबित होती है कि भारतीय फौज का चेहरा बहुत मानवीय है। बिल्कुल, कोई इसमें शक नहीं है। तो हमारा जो काम है, हमारा जो उसूल है, हमारे जो प्रिंसिपल है, वो हमारे ही हैं, और हमको उनको पकड़ के रखना चाहिए, इसमें कोई शक नहीं है। आपको नौकरी में आए हुए 3 साल ही हुए थे, इतनी जल्दी युद्ध में सामना हो जाएगा या जाना पड़ेगा, ऐसा कभी विचार आया था मन में? नहीं जी, बाकी जो जवान लड़ रहे थे वो भी तो 1-1 साल की नौकरी वाले थे, 2-2 साल की यंगस्टर थे, जो बाकी ऑफिसर थे, सब एक बराबर में थे हम। तो मैं डॉक्टर था, तो वो इन्फेंट्री का सोल्जर था, तो वो कप्तान था, सब 2-3 साल नौकरी वाले ही तो थे। तो जोश बरकरार था, ऐसा कुछ नहीं है, वो तो हमारा काम था, वो काम करने का मौका मिल रहा था हमको। जी हाँ। हाँ जी, मतलब जोश और जुनून से भरी हुई सेना थी उस समय का, बिल्कुल जी, हमारी, बिल्कुल। और हमने पूरे हिम्मत के साथ अपने दुश्मन को खदेड़ दिया। हाँ जी। और जो कहते हैं कि भारत के प्रति, अपने देश के प्रति जो हमारा जज्बा है उसको कायम रखा। बिल्कुल जी। चूँकि आपका पहले से ही पारिवारिक माहौल ऐसा था कि अधिकांश लोग फौज में थे, जी। तो आपको ज़्यादा दिक्कत ही नहीं आई। पहला दिन याद है आपको अपनी ज्वाइनिंग का, जब आपने ज्वाइन किया? हाँ जी, एज ए मेडिकल ऑफिसर। हाँ जी, हाँ जी। मैंने इंटर्नशिप की थी कमांड चंदी मंदिर हॉस्पिटल, मिलिट्री हॉस्पिटल में जी। और फिर उसके बाद मैं पैराशूट ड्यूटीज़ के लिए वॉलंटियर किया था रेजिमेंट के लिए। तो पैराशूट रेजिमेंट में वॉलंटियर करने के लिए उसके साथ आपको एक प्रोबेशन पीरियड क्लियर करना पड़ता है, फिजिकल, मेंटल, सब तरीके। काफ़ी मज़ा आया था। अच्छा। वो ज़रूरी है, अगर आपने करना है तो वो ज़रूरी है, अगर आपको लाल टोपी पहननी है जी हाँ, तो वो ज़रूरी है। तो वो आपने वॉलंटियर करके लिया था, उसको मैं तकलीफ नहीं कहूँगा, उसको मैं लर्निंग पीरियड कहूँगा। जैसे आप मेडिकल ऑफिसर के तौर पर इसमें भर्ती हुए, लेकिन पैराट्रोपिंग भी आपने अडॉप्ट की। हाँ जी, तो हाँ जी। ये चुनने के पीछे कोई विशेष कारण रहा? एक
देख के बड़ा गर्व लगता था पैरा ट्रूपर्स को कि ये एक कुछ अलग हैं, अच्छा। तो कुछ एलीट हैं, कुछ स्पेशल हैं, हम्म, तो कुछ अलग करते हैं। तो वो चाह थी कि मैं भी इसका हिस्सा बनूं। अच्छा। और क्या कहते हैं, तो इस चक्कर में मैंने वॉलंटियर किया हम्म, और हम सिलेक्शन हुई और प्रोबेशन हुई और फिट पाए गए अच्छा। और लाल टोपी पहनी जब जहाँ। आप पहली बार कूदे हाँ जी। तब डर लगा होगा मन में बहुत। मैं बड़ा गलत कहूँगा मैं कि डर नहीं लगा होगा, डर सबको लगता जी। है ना। बट आप कहते हो वो कर रहा है तो मैं क्यों नहीं कर सकता, और इसमें मज़ा भी है, डर के साथ मज़ा भी आता जी है ना, हाँ। तो आदत पड़ जाती है। हाँ जी। तो कभी फौज में रहते हुए बिल्कुल बॉर्डर पे सैनिक की तरह गोली चलाने का मौका मिला, या हाँ जी, ऐसी इच्छा हुई कि मेरे हाथ में कारगिल भी बंदूक नहीं, हो? कारगिल की लड़ाई में हम 2-3 बार ऐसे हालात बने जी। कि मुझे भी चलानी पड़ी गोली। अच्छा। हाँ जी। और हम, तो हालात ऐसे थे और सिस्टम ऐसे बन गया था, अटैक में हम थे, तो ये चला। हम्म, तो एज अ फौजी ड्यूटी हमने भी की, बट मतलब मेडिकल ऑफिसर होते हुए मिलिट्री में आपको काफ़ी आमने सामने। नहीं ऐसे होता नहीं है, जी। पर नॉर्मली के हालात बन जाएं कि मेडिकल ऑफिसर और मेडिकल एचलॉन जो होता है वो दुश्मन के सामने आता है। बट ट्रेनिंग तो हर मेडिकल ऑफिसर की, हर फौजी की तरह ही होती है, तो आना चाहिए, और आया, और एक मौका था तो हमारे को, तो वो भी हमने किया। कर्नल विक्रम सिंह ग्रेवाल, आपका जो एक्सपीरियंस है बड़ा ज़बरदस्त है। क्योंकि आप एक चिकित्सक हैं, पहले डॉक्टर, आपका काम है जीवन बचाना, और बंदूक चलाते हुए आपके मन के जो विचार थे, आपका प्रोफेशन बदल गया? ऐसा भी लगा कि मैं ये क्या कर रहा हूँ? नहीं, उस टाइम तो नहीं लगा, क्योंकि उस टाइम तो चिकित्सा की बात ही नहीं हो रही थी। उस टाइम तो आप एक असॉल्ट में थे, आप एक हालात अलग थे, आप फौजी थे। उस टाइम पे जो फौज का काम सिखाया गया, जो वर्दी पहनी है, जो बंदूक पकड़ी है, वो उस हालत का काम था, तो वो हमने किया। और जब थम जाती है लड़ाई या जो चोट लगती है, तब मेरा काम डॉक्टरी का शुरू हुआ। तो ये एक आधी बार हुआ, ज़्यादा नहीं हुआ, बट उस हालात में हम कंटिन्यूसली फायर के अंडर रहते थे, हमारे पर गोलाबारी कंटिन्यूसली होती रहती थी। भारतीय सेना का चेहरा भी लगातार बदल रहा है, लगातार आधुनिक हो रही है सेना, और पेशेवर हो रही है। इतने प्रोफेशनल अंदाज में शायद ही कोई सेना काम करती होगी जितना भारतीय सेना काम कर रही है। बहुत सारे यूथ के मन में कई सारे कन्फ्यूज़न हैं सेना को लेकर। जाएंगे, जंगलों में काम करना पड़ेगा, किस तरह से वो मोटिवेट हो सकते हैं इंडियन आर्मी के लिए, जहाँ पर आपको एक बहुत बड़ा सम्मान मिलता है, देश के लिए काम करने का एक मौका मिलता है कि आप अपनी देशभक्ति को, अपने जज्बे को देश के साथ जोड़ कर रख सकते हैं। क्या मैसेज देना चाहिए? मेरे को ना किसी ने बहुत पहले कहा था, एक मैंने कहीं बोले, आर्मी इज, आर्म्ड फोर्सेस इज नॉट अ प्रोफेशन, इट इज़ अ वे ऑफ लाइफ। ओह। तो मेरी बात वो रहती है दिमाग में, मतलब आप, एक जीने का अंदाज है आर्मी, और आप अगर आर्मी में, नेवी में, एयरफोर्स में सोल्जरिंग करते हैं, जी। तो नेचुरली आप देश की सेवा कर रहे हैं। वो एक आपका नॉर्मल टास्क है। जी। तो ऐसी बहुत कम ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिसमें आप जो रोज़मर्रा का काम कर रहे हैं वो देश की सेवा ऑटोमेटिकली हो जाता है। और इसका जो लाइफस्टाइल है वो, आप उसका प्रचार इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि या तो आपको वो जी सकते हैं या वो आप नहीं कर सकते हैं। तो जो यूथ है वो जो आना चाहता है, उसके अंदर से कॉलिंग आनी चाहिए कि मैं एक सोल्जर बन सकता हूँ, और सोल्जर बन के मैं देश की सेवा कर सकता हूँ। और न केवल ये लड़कों के लिए भी, आप ही तो लड़कियों के लिए बिल्कुल जी, मैं बिल्कुल, लड़के लड़की उतने एक बराबर, और बहुत बढ़िया काम कर रही हैं जितनी भी सेना में लेडीज़ आई हैं अभी। जी हाँ। सो दोनों के लिए मैं कह रहा हूँ कि इट इज़ अ वे ऑफ लाइफ, और अगर आपको एक्सेप्टेंस है तो आप ज़रूर आएँ, और यू विल फील मोर देन सेटिस्फाइड, यू विल फील सेंस ऑफ फुलफिलमेंट एंड अचीवमेंट। तो मेरा यही कहना है। तो कुल मिला के देश सेवा के लिए हमारे पास बहुत सारे रास्ते हैं, लेकिन सेना में जाने का जो गौरव हमको हासिल होता है वो एक हमको अलग ही फीलिंग देता है। और जैसे कि कर्नल डॉक्टर विक्रम सिंह ग्रेवाल ने कहा कि सेना में नौकरी करने का मतलब है कि वे ऑफ लाइफ, आपको जीवन जीने का एक तरीका सिखाती है, आपको अनुशासित बनाती है। कर्नल डॉक्टर विक्रम सिंह ग्रेवाल, आज आप स्टूडियो में आए, अपने अनुभवों के बारे में हमसे विस्तार से बात की।
तमाम श्रोताओं की तरफ से, आकाशवाणी परिवार की तरफ से आपके आने का बहुत बहुत धन्यवाद।